चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसके बाद अगर देखें तो एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं प्रसव विज्ञान। प्रसव विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है और आगे कैसे इसको लेके चले हैं, इसको देखते हैं। जो है सबसे पहले अगर देखें प्रसव की निरुक्ति, बहुत सामान्य सी बात है, इसको बहुत याद नहीं करना है क्योंकि नोट्स है तो बना हुआ है। गर्भ विमोचनस्य इति अमरकोश कहते हैं और प्रसव गर्भ मोचनम ये शब्द कल्पद्रुम कहते हैं। वास्तव में गर्भ का मोचन होना या गर्भ का विमोचन होना ही प्रसव कहलाता है। प्रसव में क्या होता है, गर्भ जो है बाहर निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसका मोचन हो रहा है या फिर विमोचन हो रहा है, वो प्रसव कहलाता है। इसका पर्याय अगर हम देखें तो गर्भ मोचन, गर्भ मुक्ति या गर्भ त्याग हम कह सकते हैं। जो है ठीक है। जो हमारा प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है। सामान्य प्रसव काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चरक को देखते हैं। चरक क्या कहते हैं, 9 या 10, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 9वें या 10वें माह में चरक के अनुसार क्या होता है, प्रसव होता है। इसके बाद गर्भ का रहना वैकारिक माना गया है। ये श्लोक भी लिख दिया गया है, वैकारिकम अतः परम कुक्षाव संरचनम गर्भस्य। देखिए चरक कहते हैं 9 या 10 माह, लेकिन अगर आप दूसरे आचार्य को देखते हैं, जो आचार्य हमारे सुश्रुत हो, चाहे बागभट्ट द्वय हो, चाहे भाव मिश्र हो, चाहे योग रत्नाकर हैं, ये क्या मानते हैं, 9 से 12 महीने। बेटा ध्यान रखिएगा, चरक केवल 9 और 10 माह में प्रसव होने को सामान्य मानते हैं, अदरवाइज वैकारिक मानते हैं। ये 9 से 12 महीने तक अगर गर्भ होता है, प्रसव होता है, तो उसको सामान्य मानते हैं। अतो अन्यथा विकारी भवती, ये सुश्रुत की लाइन है, अगर इसके अतिरिक्त होता है तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम वैकारिक मानते हैं। जो है ठीक है। इतनी बात होने के बाद अगर हम आगे आते हैं, काश्यप को अगर देखें तो काश्यप भी कहते हैं 9 आदिषु मासेषु जन्मम, या 10 मास मानते हैं। 10म मासः गर्भवासः संवत्सरात् ऊर्ध्व प्रतिष्ठम वाचम न विग्रहति। देखिए काश्यप के अनुसार एक बात और कहते हैं कि युग अनुरूप गर्भवास काल का वर्णन यही करते हैं, शारीर स्थान में करते हैं। कहते हैं कृत युग में जो था, कृत युग को ही हम सतयुग कहते हैं। कृत युग में गर्भवास जो काल था वो 7 महीने का था। त्रेता युग में कितना आया, 8 महीने। द्वापर में कितना आया, 9, और कलयुग में कितना माना गया, 10 माह। इसीलिए गर्भवास काल देखिए काश्यप कितना मानते हैं, 10 महीने। देखिए कृतयुग को ही हम सतयुग कहते हैं, तो सतयुग मतलब 7 से शुरू करिए, 7, 8, 9, 10, कुछ जोड़ना नहीं है। इन चारों युगों को आप एक लाइन से कर लेंगे और 7, 8, 9, 10 कह के आप समझ सकते हैं कि ये काश्यप के अनुसार बताया गया है। अब अगर आप देखते हैं हारित को, तो हारित कहते हैं 10 और 11, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोई 9 और 10 कहता है, कोई 9 से 12 कहता है, लेकिन हारित क्या कहते हैं, 10 और 11वां मास, ये हारित के अनुसार गर्भवास काल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चक्रपाणी को अगर आप देखें तो चक्रपाणी क्या कहते हैं, प्रशस्तर प्रसव काल कितना माना जाता है, 9 और 10 महीने, सबसे अच्छा यही माना जाता है। लेकिन सामान्य प्रसव काल को हम 11वां और 12वां महीना भी मान सकते हैं। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, सामान्य सी बात है, इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रशस्तर प्रसव काल कितना होगा, 9 और 10 महीने। सामान्य प्रसव काल कितना होगा, 11 और 12 महीने। प्रसव के प्रारंभ में कारण अगर देखें, जिसको हम प्रसव का हेतु कह सकते हैं, हाँ, प्रसव प्रारंभ का कारण, प्रसव का हेतु। प्रसव के हेतु के लिए अगर आप सुश्रुत को देखते हैं तो सुश्रुत क्या कहते हैं, नाड़ी निबंधनात् मुक्ति, है ना, नाड़ी जो माता से गर्भ में जुड़ा होता है उसका निबंधन हो। दूसरा कहते हैं स्वभाव, और तीसरा क्या कहते हैं, काल का परिणाम। बेटा अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाता है प्रसव का कारण क्या होगा, तो आप तीनों चीज बोलेंगे, नाड़ी निबंधनात् मुक्ति, स्वभाव और काल का परिणाम मानेंगे। जो है यहाँ श्लोक भी थोड़ा सा लिख दिया गया है, कालस्य परिमाणेन वृंदात यथा फलम। जिस तरह सही समय पर कोई फल जो है अपने वृंद से अलग हो जाता है, वैसे ही गर्भ भी क्या होता है, अपनी माता से विच्युत हो जाता है, अलग हो जाता है।
दो बातें और यहाँ देखेंगे। हारीत के अनुसार अगर कहें तो इसको एक शब्द दिया गया है, गर्भवास वैराग्य। एकदम पीजी का पूछा हुआ सवाल है। प्रसव के कारण में गर्भवास वैराग्य। वैराग्य कब हुआ? हरा हरा जंगल देख के हो गया, तो हरा से हारीत याद कर लेंगे। और भेल के अनुसार अगर हम कहें यहाँ पर, भेल के अनुसार तो गर्भ संपूर्णता को क्या माना गया है? प्रसव का कारण माना गया है। अब ये दो शब्द आपको याद रखना होगा। हारीत के अनुसार गर्भवास वैराग्य और भेल के अनुसार क्या होगा? गर्भ संपूर्णता। ये जो है प्रसव का कारण माना गया है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो सूतिका गार मिलता है। सूतिका गार के बारे में अगर देखते हैं यहाँ पर तो क्या ऋतु सुखकारी होना चाहिए, चरक और अष्टांग हृदय कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है सूतिका गार का प्रमाण कितना होगा? 8 हस्त गुणे 4 हस्त। 8 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा, ये सूतिका गार का प्रमाण कहा गया है। ओहो, सूतिका गार का प्रमाण कहा गया है। थोड़ा आगे आएंगे तो इसका निर्माण करते हैं। निश्चित तौर पर क्या करेंगे? 9 माह के पूर्व ही करेंगे कि 9वां माह प्रसव का काल होगा। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, सभी आचार्य कहते हैं सूतिका गार का द्वार कहाँ होगा? पूरब या उत्तर। ध्यान रखिएगा, ये दो ऋतुएं अच्छी मानी जाती हैं। दो अच्छी ऋतुएं, मतलब दिशाएं दो अच्छी होती हैं, एक पूरब या उत्तर। वो सब लोग मानते हैं, चरक भी मानते हैं, बागभट भी मानते हैं, भेल भी हैं और भाव मिश्र भी हैं। लेकिन सुश्रुत के अनुसार अगर कहते हैं तो ये पूरब या दक्षिण होता है। पूरब या दक्षिण, पूरब या दक्षिण, है ना। आपको हम चरक पढ़ाते समय बताए थे, उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल उनका दिए थे। सुपुर्द, हो ना, अपने को सुपुर्द कर दे रहे हैं। सुपुर्द, सु से सुश्रुत, पू से पूरब, द से दक्षिण। बाकी अगर कोई आचार होगा तो पूरब या उत्तर दिशा की होगा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अरिष्टागार का वर्णन करते समय निमित्त काष्ठ और अगर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सुश्रुत यहाँ कहते हैं, पहले देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्व हो गया, न्यग्रोध हो गया, तीन्दुक हो गया और भल्लातक हो गया। विनति भली, विनती भली। लोग होते हैं भाई झगड़ा करने से बढ़िया विनती कर लिए, विनती ही भला करता है। विनति भली, वी से बिल्व, न से न्यग्रोध, ती से तीन्दुक और भ से भल्लातक। विनति भली। और बाकी अगर क्षेत्र की बात करें तो ब्राह्मण के लिए श्वेत होगा, क्षत्रिय के लिए रक्त होगा, वैश्य के लिए पीत होगा और शूद्र की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए कृष्ण भूमि जो है वो अच्छी मानी जाती है अरिष्टागार के निर्माण के लिए जो है। तो विनती भली ध्यान रखिएगा, ये अच्छा कोड है, इससे कोई गड़बड़ नहीं होता है। बिल्व, न्यग्रोध, तीन्दुक और भल्लातक। ठीक है, अरिष्टागार के निर्माण के संदर्भ में ये बात कही गई है। सूतिका गार में प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सूतिका गार में प्रवेश किसी भी स्त्री को कब सूतिका गार में प्रवेश कराएंगे? 9वां माह का पुण्यतिथि, चंद्रमा का उत्पन्न क्षण, मैत्र मुहूर्त, ये चरक कह देते हैं। बहुत लाइटली पढ़ना, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं ध्यान रखने के लिए, जहाँ बहुत ध्यान रखना वहाँ हम बताएंगे। 9वां माह के प्रशस्त तिथि में सुश्रुत कह देते हैं। और सूतिका परिवारिता, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूतिका परिवारिता किसे कहते हैं? सूतिका परिवारिता उसे कहते हैं, हाँ, सूतिका परिवारिता, सूतिका परिवारिता प्रसव कराने में जो निपुण स्त्रियां होती हैं, बागभट में अगर देखते हैं तो ये शब्द प्रयोग किया गया है, सूतिका परिवारिता, है ना। जो देखिए गांव में क्या होता है ना, कुछ स्त्रियां इतनी एक्सपर्ट होती हैं या उनका अनुभव होता है या वह इतना काम की होती हैं कि प्रसव कराने में क्या होती, निपुण होती हैं, उसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है सूतिका परिवारिता। प्रसव के समय गर्भाशयांतर, गर्भ की स्थिति देखिएगा। देखिए सामान्य अवस्था में गर्भ की स्थिति की बात हो चुकी है, यहाँ हम बात इसकी कर रहे हैं जब प्रसव हो रहा है तो गर्भ में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो प्रसव के समय गर्भाशयांतर, गर्भ की स्थिति को अगर हम देखें तो सबसे पहले बात आती है चरक की। हाँ, थोड़ा चेंज कर दें।
चरक कहते हैं मारुत योगात। आपको याद होगा शारीर में पढ़े थे, परिवृत्त अवाक शिरा, वात के कारण गर्भ जो है घूम जाता है, परिवृत्त अवाक शिरा निष्क्रामयति अपत्य पथेन। आगे कहते हैं इसके बाद प्रसव के बाद वो क्या होता है, स्वतंत्र वृत्ति वाला हो जाता है। ये बात कौन कहता है, चरक शारीर के 6वें अध्याय में आया है। ठीक है, अगर हम सुश्रुत को कहें तो सुश्रुत से याद रखिएगा, सयोनि शीर्षा याति स्वभावात प्रसवम प्रति। अब यहाँ शीर्षा भी है, यहाँ स्वभाव भी है, तो स वाला श्लोक जो होता है वो किसका होता है, वो सुश्रुत के लिए होता है। तो बेटा इन दोनों आचार्यों के स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। जो चरक कहते हैं मारुत योगात, परिवृत्त अवाक शिरा निष्क्रामयति अपथ्य पथेन, या उसके बाद स्वतंत्र वृत्ति हो जाती है। लेकिन सुश्रुत की बात करते हैं तो स योनि शीर्षा याति स्वभाव प्रसवम प्रति। अगर आचार्य भेल को देखिए तो भेल क्या कहते हैं, जो अंग आगे होता है वह पहले निकलता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, तस्य तद उत्तरम ततः प्रथमम प्रतिपद्येत, तस्य तद उत्तरम तथा प्रथमम प्रतिपद्येत। ये बात कौन कहता है, भेल कहते हैं। लास्ट में आत्रेय अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट को कहते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय के मत से सिर पहले निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह स्वभाव से क्या होता है, गुरु होता है। किसी भी गर्भ में रहने वाले बालक का जो सिर होता है सबसे गुरु होता है, इसीलिए पुनर्वसु आत्रेय ये बात कहते हैं कि सिर जो है सबसे पहले निकलता है। ठीक है, प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण को अगर हम देखें, देखिए आप अगर आगे पढ़ते हैं, हम चरक में हो गया, सुश्रुत में हो गया, वाग्भट में हो गया, जहाँ जहाँ बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ आपको एक ही जगह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण को देखें। ठीक है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें ताकि आप भी हाईलाइट कर लीजिए इसको। प्रसव के विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण को अगर देखें, सबसे पहले क्या था, प्रजायनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ति हृदय बंधनम ससूले जघने नारी गेया सातु प्रजायनी। ये सोचो सारी 10 में आपको मिलता है। कुक्षी का शिथिल होना, हृदय के बंधन से मुक्त होना और जघन प्रदेश में शूल का होना, ये किसका लक्षण होता है, प्रजायनी का लक्षण होगा। यही बात देखिए 3 लाइन में लिखा हुआ है, कुक्षी का शिथिल होना, हृदय बंधन की मुक्ति होना और जघन प्रदेश में पीड़ा होना, ये किसका लक्षण होगा, ये प्रजायनी का लक्षण है। बेटा ध्यान रखिए, प्रजायनी का लक्षण होगा। जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने ससूले जघना नारी गेया सातु प्रजायनी, ये लक्षण किसका होता है, प्रजायनी के लिए जो है। अच्छा, अगर भाव प्रकाश को अगर हम देखते हैं तो यही लक्षण किसके लिए कहते हैं, प्रसव उत्सुका। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रजायनी का जो सामान्य लक्षण मिलता है वो प्रसव उत्सुका से मिलता जुलता होता है। जिसको ये सुश्रुत कहते हैं प्रजायनी, उसी को भाव प्रकाश क्या कहते हैं, प्रसव उत्सुका कहते हैं जो है। दूसरा स्टेज जो आता है वो आसन्न प्रसवा का आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेज जो आएगा वो आसन्न प्रसवा कहते हैं। ये आसन्न प्रसवा हुआ, उपस्थित प्रसवा हुआ, प्रजनन कालम अभिता। ये प्रजनन कालम अभिता शब्द कौन प्रयोग किया है, ये चरक प्रयोग करते हैं। चरक पढ़ाते समय हम आपको बताए थे, सारा श्लोक वहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। इसको थोड़ा यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लमो गात्राणाम ग्लानिर आननस्य अक्षणो शैथिल्यम विमुक्त बंधत्वम इव वक्षसा। वक्ष प्रदेश का विमुक्त होना, कुक्षेर अवस्रंसनम वंक्षण बस्ती कटि कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोध। इसको आप ध्यान रखेंगे। अधो गुरुत्वम अनन्य अभिलाषा सामान्य लक्षण है। योनि प्रसरवणम आवी नाम प्रादुर्भाव, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आवी की उत्पत्ति होना, जो प्रसव वेदना होता है उसकी उत्पत्ति होना। और लास्ट में कहते हैं प्रसेकः गर्भोदकस्य च।
तो ये चूंकि पढ़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्लमोगात्राणाम ग्लानिराननस्य आननस्य अक्षणो शैथिल्यम कुक्षेर अवसंरचनम वंक्षण बस्ती कटि कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोदन, इसको देख सकते हैं। साथ में अगर कहें अधो गुरुत्वम अननाभिलाषा योनि प्रसरवणम आवी नाम प्रादुर्भाव अप्रसेक गर्भ उदकस्य च, ये लक्षण किसका होगा ध्यान रखिएगा। एक बार आपको और हम हाईलाइट करा देते हैं, ये आसन्न प्रसवा का लक्षण होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, उपस्थित प्रसवा। और चरक के अनुसार देखते हैं तो प्रजनन कालम अभितम कहे हुए हैं जो है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार अगर देखें उपस्थित प्रसवा का लक्षण, क्योंकि देखिए बात तो याद करनी पड़ेगी चरक और सुश्रुत दोनों को। सुश्रुत कहते हैं उपस्थित प्रसवा का लक्षण, बड़ा क्लियर बोले हैं, 3 ही लक्षण है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये सुश्रुत के अनुसार होगा, एकदम सुश्रुत को ध्यान रखें। सूत्रांक 10 में उपस्थित प्रसवा के लिए कटि पृष्ठ प्रति समन्ताद वेदना, कटि और पृष्ठ के चारों तरफ वेदना का होना, कटि पृष्ठ प्रति समन्ताद वेदना। दूसरा कहते हैं पुरीसम प्रवृत्ति मूत्रम प्रसीच्यम, मतलब पुरीस और मूत्र की प्रवृत्ति होना। और तीसरा कहते हैं योनि के मुख में श्लेष्म का आना, योनि के मुख का श्लेष्म से परिपूर्ण होना। ये लक्षण किसका होता है, उपस्थित प्रसवा का, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने इस 3 के अलावा और कोई बात नहीं कही हुई है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। सुश्रुत के अनुसार कटि पृष्ठ प्रति समन्ताद वेदना, पुरीसम प्रवृत्ति मूत्रम प्रसीचते और योनि मुखात श्लेष्मता, ये 3 चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अगर उपरोक्त लक्षण चाहे चरक को देख लिया जाए, सुश्रुत कहते हैं, उसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अष्टांग हृदय क्या कहते हैं, बहुमूत्रता, हृदय वेदना और योनि भेद, है ना। काश्यप क्या कहते हैं, योनि प्रसवण औदार्यम भी मान लिए हैं। प्रसव के समय होने वाली वेदना को चरक और बाग्भट ने आवी शब्द का प्रयोग किया है, और यही गर्भाशय की पेशीजन्य शूल को काश्यप ने ग्राही शूल नाम दिया हुआ है। तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, आवी और ग्राही शूल, ये टर्मिनोलॉजी किसने दी हुई है, कैसे दी हुई है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे जो है।